कभी भी पटना में अपना कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं बनाया। पटना तो छोड़िए दोस्तों, उन्होंने अपने पैतृक गांव पितौंजिया में तक अपने नाम पर कोई उनका प्लॉट नहीं है। अगर मैं आज के डेट के पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं उनके पास क्या होता है, बड़े बड़े होटल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, बाहर दूसरे स्टेट में उनकी खेती बाड़ी होती है, बहुत अच्छा पैसा होता है। एक सरपंच भी अगर नॉर्मली बन जाता है तो उसके पास गाड़ियाँ होती है, कोई विधायक भी बन जाता है तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस होता है। और जो सांसद बन जाते हैं उसके बाद तो संसद बनने के में जब वो सांसद बनते हैं उसके बाद तो उनकी कितनी प्रॉपर्टी बन जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाए तो कितनी सारी चीज़ें होती है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि एक तरफ जहाँ कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे इंसान जो राजनीति में आए, इतना बड़ा काम किया, जो दलितों के लिए और शोषित वंशों के लिए लड़े, कभी अपने लिए एक पाई तक नहीं जुटा पाए। और दोस्तों 1947 से पहले इस देश में अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल तक इस देश में शासन किया। अपने 200 साल के शासन में अंग्रेजों ने देश पर कई अत्याचार किए, कई जुल्म किए। इस देश में कई क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया है जो आगे चलकर लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोग उन्हें जननायक तक कहने लगे। पेशे से वो एक शिक्षक थे लेकिन फ्रीडम फाइटर भी थे और बाद में राजनीति में आए तो राजनीति में आने के बाद भूचाल मचा दिया, जो बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम बने और 2 बार बिहार के सीएम बने। आज लोकप्रियता इतनी है कि लोग उन्हें पिछड़ों के, अगड़ों के, शोषितों के, वंचितों के और दलितों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में जानते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ कर्पूरी ठाकुर की। 23 जनवरी 2024 में जब भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात की तो समूचे विश्व के साथ पॉलिटिकल जगत के जितने लीडर्स थे उनमें खलबली मच गई कि आखिर मोदी सरकार का इतना बड़ा फैसला कैसे आया। एक तबका जहां इस बात को लेकर बहुत खुश है कि उनके बड़े लीडर को मरणोपरांत भारत रत्न, जो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च रत्न है भारत रत्न, वो दिया जाएगा। तो कई पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा बिहार में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जाना जा रहा है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में और उनकी लाइफ से लेकर उनकी पूरे लास्ट डे तक मैं आज के इस वीडियो में सारी बातें आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में एक ऐसे परिवार में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ जो बाय प्रोफेशनली नाई का काम करते थे। उनके फादर गोकुल ठाकुर जो सीमांत किसान भी थे, साथ में उनका पुश्तैनी काम था नाई, यानी कि लोगों के बाल काटना। एक ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे जाके वो लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय होंगे कि वो जननायक के रूप में जाने जाएंगे। 1940 में जब वो मैट्रिक की शिक्षा पास की तो पास करने के बाद तकरीबन कितनी उम्र होगी एक इंसान की, उस समय 15-16। उस उम्र में सोचिए 1942 में जब भारत में अंग्रेजों के मूवमेंट के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो, उसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद कई यातनाएं उनको झेलनी पड़ी और 26 महीने तक बिहार के भागलपुर की जेल में बंद रहना पड़ा। उसके बाद जब वो जेल से छूटे तो फिर से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा करनी पड़ी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो भारत की आज़ादी में अपना सर्वोच्च बलिदान देंगे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1948 में वो जेपी नारायण के समाजवादी दल के सबसे बड़े प्रादेशिक मंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए। मंत्री के रूप में नॉमिनेट करने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक हलचल को तेज किया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ, अपनी राजनीतिक समझ के साथ वो पार्टी में अपनी धीरे धीरे जगह बनाने लग गए। 1967 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो इस चुनाव में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो कैलिबर है उसको वहाँ रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद वो काफ़ी लोकप्रिय हुए और 1970 में बिहार के सीएम बने। याद रखना दोस्तों कि बिहार के सीएम बनने के बाद जितने शोषित वंश थे, पिछड़े वर्ग थे, उनके आंखों में एक सपना आया कि अब ऐसा मुख्यमंत्री बना जो उनकी बातों को समझेगा, उनकी ज़रूरत को यहाँ पर पूरा करेगा। पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। फिर 1977 में बिहार के समस्तीपुर के संसदीय क्षेत्र में से सांसद बने और सांसद बनने के बाद शायद संयोग को कुछ और ही यहाँ पर बाकी था कि वो ज़्यादा दिन तक सांसद नहीं बने। फिर 1977 को फिर से बिहार के सेकंड टाइम के वो सीएम बने।
सेकंड टाइम जब वो सीएम बने तो ये कार्यकाल कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हुआ और उसके बाद 1980 में वो बिहार के लोक दल के नेता बने और बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका अदा की, जिसके बाद उनको सत्ता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन दोस्तों वो विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। यहीं से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उन्हें जननायक तक कहने लग गए थे। लगातार वो दलितों की बात करते हैं, लगातार वो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, लगातार वो शोषित वंशों की बात करते रहे। और इसी बात को लेकर एक टाइम ऐसा है कि उनका एक जो स्लोगन था वो बहुत ही फेमस हुआ। उनका स्लोगन ये था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती धन और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो इस नारे के साथ लोगों के बीच में इतने फेमस हो गए कि लोग उनको जननायक के रूप में जानने तो लगे ही, साथ ही अपना जो दुख और दर्द है, जो जनता की नब्ज है, वो उनके साथ वहाँ जुड़ चुका था। उनका मानना था कि कोई भी इलेक्शन अगर जीतना है तो उस टाइम के परिदृश्य को देखकर हिंदी के प्रचार प्रसार में ध्यान देना चाहिए, राजनीति एकजुटता में बात करनी चाहिए, कृषि को सबसे पहले रखना चाहिए। यानी एग्रीकल्चर को अगर हम फोकस करेंगे तो किसान जो भाई लोग हैं वो उन्हें वोट देंगे, जिससे सत्ता की गलियों में उनका दबदबा बना रहेगा, जिससे वो उनकी बातों को विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं। अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उस करियर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की है और इस आरक्षण की मांग में सबसे पहले अगर वो राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो वो राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण को अपना गुरु मानते थे। अगर मैं प्रेजेंट टाइम के पॉलिटिक्स की बात करूँ तो हमारे प्रेजेंट टाइम में कई ऐसे लीडर हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान। वो आज भी कर्पूरी ठाकुर को अपना आइडल मानते, वो उन्हीं के पद चिन्हों में चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी वाली बात है कि आज ये लीडर कहाँ हैं, कौन किस पोजीशन में, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते भी। अगर आप नहीं जानते तो गूगल करके इनके बारे में चीज़ें को जान सकते हैं। उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग थी कि वो ईमानदारी की एक जीता जागता सिंबल थे। अपने राजनीतिक करियर में 2 बार सीएम रहे, जबकि सेकंड वो डिप्टी सीएम भी रहे बिहार के, लेकिन कभी भी पटना में अपना कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं बनाया। पटना तो छोड़िए दोस्तों, उन्होंने अपने पैतृक गांव पितौंजिया में तक अपने नाम पर कोई उनका प्लॉट नहीं है। अगर मैं आज के डेट के पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं उनके पास क्या होता है, बड़े बड़े होटल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, बाहर दूसरे स्टेट में उनकी खेती बाड़ी होती है, बहुत अच्छा पैसा होता है। एक सरपंच भी अगर नॉर्मली बन जाता है तो उसके पास गाड़ियाँ होती है, कोई विधायक भी बन जाता है तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस होता है। और जो संसद बन जाते हैं उसके बाद तो संसद बनने के में जब वो सांसद बनते हैं उसके बाद तो उनकी कितनी प्रॉपर्टी बन जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाए तो कितनी सारी चीज़ें होती है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि एक तरफ जहाँ कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे इंसान जो राजनीति में आए, इतना बड़ा काम किया, जो दलितों के लिए और शोषित वंशों के लिए लड़े, कभी अपने लिए पाई तक नहीं जुटा पाए। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि उनके एक इंसिडेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब वो सीएम थे तब उनके बहनोई उनके पास गए और वहाँ नौकरी के सिफारिश के लिए बात की, लेकिन उन्होंने उस टाइम अपने जेब से 50 रुपये निकाला, अपनी बहनोई को दिया और बहनोई को देने के बाद कहा ये 50 रुपये है, कोई उस्तरा आदि खरीद लीजिए और पुश्तैनी धंधे में लग जाइए। अब ये कितना बड़ा फैक्ट है उस टाइम की। और इस टाइम की बात करो, अगर यहाँ पर कोई भी इंसान नॉर्मली अगर एक एमएलए भी बनता है, एमपी बनता है या सरपंच भी बन जाता है तो आप देखते हैं उनके रिश्ते नाते लोग गवर्नमेंट जॉब्स के साथ बड़े बड़े ठेका उनको मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। लेकिन ईमानदारी की एक सिंबल ऐसी है कर्पूरी ठाकुर में कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कभी आगे बढ़ाया ही नहीं। कर्पूरी ठाकुर का हमेशा मानना था कि अगर पॉलिटिक्स बैकग्राउंड पे आप आते हैं या पॉलिटिक्स में अगर आप आते हैं तो अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो किसी भी राजनीतिक दलों के साथ इतना घनिष्ठ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कब हम किस दल को बदलकर किस दल में चले जाए, क्योंकि जनता की सेवा जो है सबसे पहले होनी चाहिए। ठाकुर का हमेशा पॉलिटिकल एजेंडा ये था कि आप किसी पार्टी के साथ रहिए, लेकिन सबसे पहले जनता की सेवा हमेशा उनकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। वो एक बहुत ही क्रूशियल कारीगर भी थे, आडंबर की बातें नहीं करते थे, हमेशा मोटिवेशंस की बात करते थे और अपनी पब्लिक स्पीच में इस तरह की बातों को रखने की कोशिश करते थे जिससे कि ऑडियंस उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो और जनता की नब्ज को समझ के उनके लिए ऐसी पॉलिसी क्रिएट करें जो उनकी वेलफेयर में काम हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय की धारा बदलती है। मात्र 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। तो एक ऐसे इंसान का निधन हुआ जो पूरे शोक की लहर थी उस टाइम, क्योंकि
दोस्तों उस टाइम जननायक बहुत ही कम ही लोग थे जिनको जनता का इतना प्यार मिला था, जिनको जनता ने खुद अपना नेता चुना। जब से मोदी गवर्नमेंट ने उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात की, तब से कई पॉलिटिकल एजेंडे और पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ आने वाले आम चुनाव में किस तरह से इसको बेनिफिट होगा, इन चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये कर्पूरी ठाकुर को एक सच्ची श्रद्धांजलि है मोदी गवर्नमेंट की ओर से। इतने साल जिन्होंने इनके पद चिन्ह में चलने की कोशिश की है, कभी इनके बारे में सोचा नहीं होगा या कभी इनके बारे में कोई बड़े भारत के जो रत्न उनको देने की बात भी नहीं की होगी। फिलहाल मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ा ये साहसिक कदम है कि ऐसे इंसान जिन्होंने अपने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, पूरा जीवन जनता के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए समर्पित कर दिए, ऐसे इंसान को अगर मरणोपरांत भारत में दिया जाएगा तो ये हमारे लिए, पूरे समूचे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने आपको यहाँ ब्रीफली बताने की कोशिश की कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे, उनकी पूरी लाइफ कैसी थी।